अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं? मैकेनिज्म का मतलब क्या है? कैसे कोई चीज एक्ट करती है। ठीक है, पहले हमने पढ़े थे क्या, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। अब हमारा क्या है? मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी। तो ये देखिए, इधर मेंशन भी है क्या क्या इसमें, डिप्लीशन ऑफ एटीपी। ठीक है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी भी कह सकते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल जो डैमेज है या डिसफंक्शन है। ठीक है, अगर यहाँ वो डैमेज हुआ या फिर वो काम फंक्शन सही से नहीं कर रहा है। इसी तरह इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, इसी तरह जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं उनकी अगर एक्युमुलेशन हो गई है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है उसके अंदर डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गई है। या फिर आपके जो डीएनए और जो प्रोटीन्स हैं उसको क्या हो गया, डैमेज हो गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अल्टीमेटली क्या हैं, ये मैकेनिज्म्स ऑफ सेल इंजरी हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा नीचे ये चार ऐसे आपके पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसकी उसने क्या है कि जो इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है उसकी क्या है, मेंटेनेंस। इसी तरह एरोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटीपी आपको, अगर सेल ने काम करना तो उसको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। अच्छा, इसी तरह क्या है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम एंड स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं ये भी बेसिकली क्या है, बॉडी को रिक्वायर है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स ही नहीं होंगी तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है मेंटेन नहीं रहेगा। इसी तरह प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ द जेनेटिक अपरेटस। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका जो जेनेटिक अपरेटस है, आपका डीएनए आरएनए अगर वही मेंटेन नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई खराबी आ गई तो डेफिनेटली आप किसी तरफ जाएंगे, सेल इंजरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, अभी देखिए क्या है, सर्टेन इंट्रासेलुलर सिस्टम्स आर particularly vulnerable to cell injury. ठीक है, and different pathological stimuli attack these systems through different mechanisms. अच्छा जी, तो उसके कहने का पर्पस ये है कि ये जो आपके जो चारों सिस्टम्स हैं, ठीक है, दीज आर वेरी सेंसिटिव सिस्टम्स है। तो अगर इनमें से कोई एक भी आपका जो सिस्टम है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो डेफिनेटली आप जो है वो किसी तरफ जाते हैं, सेल इंजरी की तरफ। अब डिस्टर्ब कैसे हो सकता है, किसी भी सेल इंजरी की वजह से या फिर कोई भी आपको पैथोलॉजिकल स्टिमुलस आता है। ठीक है, तो उसमें कोई भी आपका बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपकी सेल इंजरी का काज हो सकता है, जो कि क्या होगा, आपका पैथोलॉजिकल स्टिमुलस होगा। तो वो इन चारों सिस्टम्स को क्या कर सकता है, इनमें डिस्टर्बेंस काज कर सकता है। अच्छा, ये सिस्टम जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एक सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो दूसरे को भी वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो चारों सिस्टम्स आपके इंपॉर्टेंट है और सेंसिटिव भी है इस लिहाज से कि इन पे जो पैथोलॉजिकल स्टिमुलस है उसका अटैक भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप वो ये किसी तरफ लेके जा सकते हैं, आपको ये सेल इंजरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्लियर? अब जैसे हमने काजीज ऑफ सेल इंजरी की टाइप्स डिफरेंट पढ़ी थी, ठीक है, उनको वन बाय वन डिस्कस किया था। इसी तरह जो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी है, ठीक है, वो चार तरह के आपके मैकेनिज्म्स हैं जो कि सेल इंजरी जो है वो उस तरह से प्रोसेस करते हैं। उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करें। उसमें सबसे पहला क्या है आपका, डिक्रीज्ड एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन कम हो रही है तो वो कैसे सेल इंजरी काज करेगी। ठीक है, बल्कि काज नहीं, वो कैसे उसको एक्ट करेगी कि वो आपकी सेल इंजरी की तरफ जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप किसकी तरफ आ जाएंगे, आप इस डायग्राम की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, अब आप ये देखें, ये एक डायग्राम में जो कि क्या बता रही है आपको, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन, जो हमारा सबसे पहला मैकेनिज्म था। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या उसने बताया कि जी इस्कीमिया हुआ है। इस्कीमिया हुआ है तो इसका मतलब ये देखें क्या है, क्लॉटिंग हो गई हुई है। तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अच्छा, जब ब्लड फ्लो कम हो गया तो उसकी तरफ क्या हो गया है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या है, ऑक्सीडेटिव जो फास्फोराइलेशन है, ठीक है, वो क्या रहेगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या का क्या मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप क्या होते हैं, हाई एनर्जी जो फास्फेट ग्रुप्स होते हैं वो ऐड कर रहे होते हैं आपके सेल के अंदर। ठीक है, यानी कि आप उसको एटीपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कम होगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, कम, आपके पास तो जो एटीपी की प्रोडक्शन है अल्टीमेटली वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये बात रहती है कि जब भी एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी तो उससे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो आपके सामने आएंगे।
ठीक है, क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी। अच्छा, उसमें सबसे पहली बात आ जाती है डिक्रीज सोडियम पंप। ठीक है, तो जो सोडियम पंप की एक्टिविटी है वो क्या रहती है, कम हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है, इधर आपके क्या होते हैं सोडियम और पोटाशियम पंप्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो 3 सोडियम है वो आपके क्या है आउटसाइड द सेल जाएंगे, और जो 2 पोटाशियम है वो आपके इनसाइड दी सेल आएंगे। ठीक है, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और जो 2 पोटाशियम है वो क्या है इनसाइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं एक्सपोर्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसे एक्सचेंजर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं कहती कि जी सोडियम भी इधर से जा रहा है, ठीक है, साथ इधर से पोटाशियम इकट्ठा जा रहा है, तो जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो इसे आप क्या कहते हैं सिम्पोर्टर। लेकिन एक जा रहा हो दूसरा आ रहा हो तो इसे आप क्या कहेंगे एक्सचेंजर। ठीक है, या फिर काउंटर ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ये भी टर्म्स आपने साथ साथ याद रखनी है। जैसे जी हम बात कर रहे थे कि जो आपका सोडियम पोटाशियम जो आपका पंप है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सोडियम बाहर जाना था वो क्या होगा, वो बाहर नहीं जाएगा। वो क्या होगा, वो उसकी सेल के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो आपका जो बाहर से पोटाशियम अंदर आना था वो भी नहीं आएगा। तो क्योंकि ये जो आपका सोडियम पोटाशियम पंप होता है ये क्या है, इट इज एटीपी डिपेंडेंट। तो अब आपके पास एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो इन साइड द सेल जो सोडियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा था कि जो वाटर है हमेशा लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन क्या होगी, सोल्यूट की ज्यादा होगी है। तो बाहर से जितना भी पानी है आपका वो क्या हो जाएगा इनसाइड द सेल मूव करेगा। ठीक है, वाटर जितना भी है वो इनसाइड द सेल आ जाएगा। अब जब इनसाइड द सेल आ जाएगा तो जो आपका सेल है वो क्या हो रहेगा, वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सेकंड चीज क्या रहती है कि जी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। अब इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम क्या होगा कि जैसे आपका जो सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी इंजीरियस स्टिमुलस मिलती है तो उसकी वजह से क्या होता है जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है आपकी वो क्या रहती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब बाहर से जितना भी कैल्शियम होता है वो आपका क्या रहता है, इनसाइड द सेल वो मूव कर जाएगा। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गई। अच्छा, दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप थे इसी तरह यहाँ पे आपके क्या होते हैं कैल्शियम के भी जो है वो चैनल्स होते हैं। ठीक है, जो कि अगेन क्या है एटीपी डिपेंडेंट है। तो जब आपके पास एटीपी होती है तो उसमें वो क्या है कि जो आपका जो कैल्शियम है वो बाहर से अंदर की तरफ नहीं आने देते हैं। क्लियर, अंदर की तरफ जो है कैल्शियम का जो लेवल है उसको मेंटेन रखा रहता है। लेकिन अब तो हमारे पास एटीपी की क्या है डेफिशिएंसी है। इट मींस कि अब जो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये जो कैल्शियम पंप्स हैं जो कि एटीपी डिपेंडेंट थे वो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो बाहर से जितना भी कैल्शियम है वो क्या होगा, इनसाइड द सेल मूव करेगा। ठीक है, एक तो ये रीजन आ गई। तो अभी तक हमारे पास दो जो है वो काजेज आ गई जिसकी वजह से आपका जो इनसाइड द सेल है वो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज क्या होती है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्री है, ठीक है, ये इसी तरह जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, हमने देखा होगा ऐसे क्या होते हैं लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है आपका कैल्शियम की स्टोरेज है, और इनके ऊपर भी आपके क्या है कैल्शियम के पंप्स प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर अगेन एटीपी डिपेंडेंट। ठीक है, तो जब नॉर्मली जब एटीपी काम कर रहा था तो आपका जो कैल्शियम है वो क्या है इनसाइड दीज ऑर्गेनेलिज वो स्टोर रहता है। लेकिन जब आपके पास अब एटीपी क्या है डेफिशिएंसी है, इट मीन्स अभी जो पंप है जो कि एटीपी डिपेंडेंट है अब वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। तो जितना भी कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी कैल्शियम आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो सारा का सारा किधर आ जाएगा, आपके सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये तीनों तरीकों से इनसाइड द सेल जो है वो आपका कैल्शियम का लेवल वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी जो बात थी कि डिक्रीज एटीपी की वजह से इनफ्लक्स ऑफ जो कैल्शियम है, इनफ्लक्स कहते हैं अंदर आने को, एंट्री को। ठीक है, इंडोर आने को। और एक आपकी टर्म होती है इफ्लक्स। ठीक है, एक होती है इनफ्लक्स और एक क्या होती है इफ्लक्स। तो इनफ्लक्स का मतलब क्या है, एंट्री। इफ्लक्स का मतलब क्या है, एग्जिट। हमारे पास कौन सी थी, दो टर्म्स, ये इफ्लक्स था और एक क्या होता था इनफ्लक्स। इधर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, इनफ्लक्स को। इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, इंडोर आना। ठीक है, अंदर की तरफ आना। और इफ्लक्स का मतलब होता है एग्जिट होना किसी भी चीज का। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम
किन किन तरीकों से हो रहा है, तो 3 तरीकों से हो रहा था। या तो इंज्यूरियस स्टिमुलाई से आपका जो आपकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, उसकी वजह से कैल्शियम आता है। या फिर क्या है कि जो आपके कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो एटीपी डिपेंडेंट होते हैं, तो जब एटीपी नहीं है तो वो क्या होते हैं, आपका जो कैल्शियम बाहर से सारा का सारा अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तीसरी रीजन क्या थी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, मेजर सोर्स है किसके लिए, कैल्शियम की स्टोरेज के लिए, मेजर साइट्स हैं। ठीक है, तो ये इनके ऊपर जो पम्प्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, एटीपी डिपेंडेंट होते हैं। तो जब एटीपी नहीं है तो ये जो सारा का सारा कैल्शियम है इन दोनों ऑर्गेनेली से वो किधर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि जी इन्फ्लक्स ऑफ किसका होगा, वाटर का भी और सोडियम का भी। अब सोडियम का इन्फ्लक्स कैसे होगा वो हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप था जो कि एटीपी डिपेंडेंट था वो काम नहीं करता। इनसाइड द सेल आपका सोडियम का लेवल क्या रहता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जब इनसाइड सोडियम का लेवल ज्यादा है तो उसकी वजह से भी वाटर की मूवमेंट क्या है, आउटसाइड से इनसाइड है। अच्छा, इसी तरह जब आपके सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल भी क्या है, ज्यादा है, अगेन हम कह सकते हैं कि सोडियम भी प्रेजेंट था इनसाइड द सेल, कैल्शियम भी प्रेजेंट था इनसाइड द सेल। ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द जो सेल है वो क्या होती है, ज्यादा हो रही होती है। तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, तो अल्टीमेटली आपका जो सेल है वो क्या रहेगा, स्वेल कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि जी इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। ठीक है, अब पोटाशियम का इफ्लक्स क्यों होता है, तो जैसे आपके सोडियम और पोटाशियम पंप से, ठीक है, इसी तरह आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस पे क्या होते हैं, पोटाशियम चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगेन दे आर एटीपी डिपेंडेंट। ठीक है, तो जब एटीपी डिपेंडेंट है तो इसका मतलब अगर एटीपी नहीं है तो ये ठीक से काम नहीं करेंगे, तो जिसकी वजह से ज्यादा जो आपका पोटाशियम है वो क्या हो जाएगा, सेल से लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इसे क्या कहेंगे, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम हो रहा है, एग्जिट हो रहा है किसका, पोटाशियम का। दूसरी रीजन इसके अंदर क्या हो सकती है कि अगेन वही बात कि जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है बेसिकली वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पोटाशियम है वो आपकी जो मेम्ब्रेन है उससे क्या हो जाएगा, लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक ये कि जो आपका पोटाशियम का चैनल है वो क्या है, एटीपी डिपेंडेंट है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एटीपी और डिक्रीज एटीपी वो ठीक से काम नहीं करेगा जिसकी वजह से पोटाशियम का इफ्लक्स होगा। और सेकंड, मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पोटाशियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा और एग्जिट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है कि जी एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसकी क्या रहती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये डेफिनेट बात है कि जो आपका सेल है उसके अंदर क्या है, अगर सेल के अंदर वाटर आ रहा है तो इट मीन्स कि जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी डिस्टर्ब हो गई, उधर भी वाटर आएगा। ठीक है, इसी तरह सेलुलर स्वेलिंग ओवरऑल भी होगी। ठीक है, क्योंकि पानी सारा का सारा क्या आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। इसी तरह क्या कह रहा है कि जी लॉस ऑफ माइक्रोमेलाई, तो जो सेल की जो सरफेस होती है उस पे क्या होते हैं, ऐसे जो आपकी फिंगर लाइक्स क्या होती हैं, प्रोजेक्शन होती हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो जब आपका जो सेल है उसकी जब स्वेलिंग होनी है तो ऑटोमेटिक सारा अंदर का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। जब ये डिस्टर्ब होगा तो जो आपके माइक्रोविलाई है, ठीक है, ये भी कि इनका भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या रहती है, ब्लेब फॉर्मेशन होती है। तो ब्लेब फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये बर्ड लाइक फॉर्मेशन हो जाती है। नॉर्मली सेल क्या होता है, आपका राउंडेड शेप में होगा, लेकिन जब आपके पास क्या होगी, अंदर इनसाइड द सेल वाटर मूव करेगा तो जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या होगी, किस जगह से बनी होगी, किसी जगह से क्या होगी, बर्ड लाइक होगी, किस जगह, ठीक है, किस जगह क्या होगी, बर्ड होगी। तो जहाँ पे बर्ड लाइक फॉर्मेशन है तो बेसिकली वहां पे आपकी मेम्ब्रेन क्या है, डिस्टर्ब होती है। तो ये देखें ये क्या है, यहाँ पे ठीक है मेम्ब्रेन, लेकिन अगर आप इस तरफ देखें ये क्या है, अगेन बर्ड बना हुआ है, फिर आगे ठीक है मेम्ब्रेन, फिर ये क्या है, बर्ड बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो आपके नीचे जो सेलुलर कंटेंट है वो भी सारा क्या रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है कि जब आपके पास डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो आपकी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमें पता है कि जो आपकी एटीपी है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बनती है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी बनती है। ठीक है, तो अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है, लेकिन अब आपके पास ऑक्सीजन तो है नहीं है, इसका मतलब कि जो आपकी एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। तो आपको पता है कि आपकी जो ग्लूकोज है वो किसकी फॉर्म में स्टोरेज होती है, उसकी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। तो जो आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज आपके पास कहाँ से आएगी, आपके पास ग्लाइकोजन से आएगी। ठीक है। तो हमने कहा कि हमें जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से आएगी, ग्लाइकोजन से। ठीक है। तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जैसे जैसे आपका जो ग्लाइकोजन है उधर से उसकी उधर से ग्लूकोज आपकी रिलीज होती जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि जी जो ग्लाइकोजन का लेवल है बॉडी में वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन का लेवल कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो लैक्टिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस का है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, आपका आपका पायरुवेट बनता है। ठीक है। लेकिन जो पायरुवेट है वो नेक्स्ट साइकिल में तब जाएगा आपका, ठीक है, जब आपके पास क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। अब हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं है, तो जो आपका पायरुवेट होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो जब लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि क्या होगा, कि जो आपकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आप ये बात देखें कि जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसके बाद नेक्स्ट आपका, आपने किस टाइम में जाना होता है, आपने जो क्रेब साइकिल है उसमें जाना होता है। तो क्रेब साइकिल में जाने के लिए आप, और नेक्स्ट स्टेप अगला आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाना होता है, और अल्टीमेटली आपके पास एटीपी बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल में तब जा सकते हैं जब आपके पास ऑक्सीजन हो। इधर हमारे पास ऑक्सीजन थी ही नहीं। ठीक है। इसलिए अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब कि जो आपका पायरुवेट है वो भी अब आपके क्रैब साइकिल में नहीं जाएगा। तो जब वो उसमें नहीं जाएगा तो उसकी कन्वर्जन किसके अंदर होगी, लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है जो कि पायरुवेट पे एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो क्योंकि ये एक एसिड है तो जिसकी वजह से पीएच क्या होती है, कम हो जाती है, और अल्टीमेटली डिक्रीज पीएच पे आपकी क्या रहती है, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। इसलिए बात यहाँ पे आती है कि जो क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन वो कैसे होती है। तो अगर आप ये देखें तो आपके पास जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ पिलर। ठीक है, या पिलर समी हिस्टोन प्रोटीन्स है। इसके ऊपर जो आपका डीएनए होता है वो क्या होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। तो जो आपका डीएनए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इस पे आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स पे कौन सा चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपस में इनकी क्या होती है, आपस में ये एक दूसरे के साथ तरीके से इंटरेक्ट करती है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। अच्छा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आपके पास क्या होती है, लो पीएच, ठीक है, तो जो आपकी स्टोन प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली उसके ऊपर से, ये जो आपकी स्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर से जो आपका पॉजिटिव चार्ज था वो क्या रहता है, लो पीएच पे वो आपका रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब कि इन दोनों का, यानी कि आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में डीएनए था और हिस्टोन प्रोटीन था, इनका आपस में इंट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इंट्रैक्शन नहीं होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, इनकी क्लम्पिंग हो जाएगी न्यूक्लियर क्रोमैटिन की, जिसे आप क्या कहते हैं, गुच्छे से बन जाने। क्लियर। तो डिक्रीज पीएच पे आपका क्या होता है कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, स्टोन प्रोटीन्स का लॉस है, जिसकी वजह से दोनों का इंट्रैक्शन ही, के डीएनए स्टोन प्रोटीन्स का आपस में इंट्रैक्शन नहीं हो पाता। ठीक है। और आपका जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है उसकी ऐसे क्या हो जाती है, क्लम्पिंग से गुच्छे से बन जाते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था कि अगर आपके पास क्या है, डिक्रीज एटीपी है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जी जो डिटैचमेंट किसकी हो जाएगी, राइबोसोम्स की। तो आपको पता है कि जो राइबोसोम्स है उनकी मेजर इन्वॉल्वमेंट किसके अंदर होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो जब इन्हीं की डिटैचमेंट हो जाएगी, यही अटैच नहीं रहेगा, तो जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स थे, यानी कि जब डिक्रीज एटीपी हुई है तो उसकी वजह से आपके जो डिफरेंट चैनल्स थे, पंप्स थे, वो भी उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। या तो आपके आयंस का इन्फ्लक्स होगा या फिर उनका इफ्लक्स होगा। इसी तरह सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, ब्लड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और अल्टीमेटली जो आपकी पीएच होती है वो क्या रहती है, कम हो जाती है। कम पीएच पे क्या होता है, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन। इसी तरह डिटैचमेंट क्या रहती है, राइबोसोम्स की। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या रहती है, कम हो जाती है।
अच्छा, तो ये जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दी गई हुई है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीटेड एटीपी, ठीक है, ये सारी वही बातें हैं जो कि अभी हमने इधर डिस्कस की हैं, ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है, इसमें नीचे लिखा भी हो कि फंक्शन एंड मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ इंटरसेलुलर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट निकलना, कि जब एटीपी आपकी कम होती है तो उसकी वजह से फंक्शन चेंजिंग्स क्या आते हैं और मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स क्या आती हैं। क्लियर? अच्छा, ये नेक्स्ट मैकेनिज्म अगर हम देखें तो उसमें क्या रहता है आपका इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें आपकी होती हैं आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपका जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो क्या रहता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी कि जिस तरीके से इसको काम करना चाहिए उस तरीके से वो काम नहीं करता। इसमें सबसे पहली बात क्या रहती है, प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब बात ये कि हमें पता होना चाहिए फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ऐसे आपकी मॉलिक्यूल्स जिनका जो आउटर शेल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या होते हैं, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक मॉलिक्यूल है तो उसके फर्स्ट शेल में कितने आ गए आपके, दो, ठीक है, दो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगले शब्द की अगर हम बात करें तो पेड़ फॉर्म में तो दो इधर, ठीक है, इसी तरह दो ही आपके इधर हो गए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं अगर बात करूं, ठीक है, कि जो आपका जो लास्ट वाला है, ठीक है। अच्छा, जैसे सपोज अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो फर्स्ट में कितने आ गए आपके, शायद में दो आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट में कितने आ गए आपके, छह होने चाहिए, तो आपके कितने हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन आपका मिसिंग है, पांच आपके पास। इसका मतलब अब इसको अपना जो शेल है वो कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये किससे लेगा, अपने जो नेबरिंग सेल्स होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा। उसमें आपकी मेम्ब्रेन भी हो सकती है, उसमें वो डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आपका जो फ्री रेडिकल होगा जब उससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाद उसने अपना तो जो ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट कर लिया, अपना तो उसका हो गया कंप्लीट, लेकिन जिससे वो लेगा, ठीक है, उस सेल की भी क्या हो जाएगी, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वो किसी और से लेते हैं तो वो अपना तो पूरा कर लेंगे लेकिन उसको जो है अनपेड कर देंगे, तो इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, फ्री रेडिकल्स। आपने कभी देखा होगा कि जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, तो O2 लिखा होगा और ऊपर क्या होगा, एक डॉट डला होता है, ठीक है। जो डॉट है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्री रेडिकल्स को। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दीज आर अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अनपेयर्ड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जितने ज्यादा आपके पास जो है फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इसका मतलब उतना ज्यादा जो है उस सेल को डैमेज ज्यादा होगा। अच्छा, अब हम बात आती है प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स का, हमें पता चल गया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इन एन आउटर ऑर्बिट, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी कि आउटर ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रैपिडली अटैक करते हैं और डिग्रेड करते हैं किसको, न्यूक्लिक एसिड को, मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जो ऑपरेट होता है वो क्या होता है, कंप्लीट करना होता है। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं, सुपर ऑक्साइड की और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, ये क्या है, आपके फ्री रेडिकल्स हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आप देखें कि जैसे अगर आपकी एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ आपके बॉडी के अंदर कोई और मेटाबॉलिज्म चल रही है, तो वहां पे भी क्या होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे किसी भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हो सकता है कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन में चली जाए, तो बेसिकली क्या बन जाएगी, फ्री रेडिकल बन जाएगी। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें भी आपके पास फ्री रेडिकल जो है उनकी जनरेशन होती है। इसी तरह जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं ये भी क्या करती हैं, आपका जो फ्री रेडिकल होता है उसको जनरेट करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो ड्रग और केमिकल्स हैं, तो आपको पता है कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं उसका क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या हो सकता है कि आपका जो ड्रग्स हैं वो क्या हो सकती हैं, वो आपको फ्री रेडिकल्स की तरफ लेके जा सकती हैं। इसी तरह अगर सेलुलर एजिंग, आपको पता है आप हर सेल का अपना क्या होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। तो अगर वो इस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब उसकी एजिंग हो गई यानी कि अब उसकी डेथ होनी है, तो उस केस में भी जो सेल होता है वो क्या रहता है, वो उसमें फ्री रेडिकल बन सकते हैं। इसी तरह एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, इस केस में भी आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं।
अच्छा, हमने पहले देख लिया कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, यहाँ पे हमने कह दिया कि जी वो उनकी जनरेशन किस किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है, किस किस प्रोसेस में वो जनरेट होते हैं। अब ये कि वो काम कैसे करते हैं, तो ये क्या करेंगे, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेंगे। लिपिड पर ऑक्सीडेशन किसकी, मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डैमेज होगा। लिपिड पर ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, कि हमने बात की थी कि जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अनस्टेबल है ये, तो स्टेबिलिटी के लिए इनको क्या चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन स्टील कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, अपना जो ऑक्टेट होगा उसे ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेम्ब्रेन को ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है, डीएनए डैमेज। अगेन वही बात कि आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके लिए आप डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किसको, क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स को, ठीक है। तो जिस तरह ने प्रोटीन्स की जो एक अरेंजमेंट होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्रॉस लिंकिंग उनकी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से उनकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा, फिर बात ये रहती है कि अगर हमारे पास जो जनरेट भी हो गए फ्री रेडिकल्स, तो उन्होंने मैकेनिज्म भी उनका हमें देख लिया। अब हम ये चाहते हैं कि हम उनको बॉडी से क्या करें, डिग्रेड करें। तो डिग्रेडेशन के लिए आपके पास क्या होते हैं, हमेशा एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द ऑक्सीडेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक तो ये कि नेचुरली आपकी बॉडी में कौन से एंजाइम प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, ग्लूटाथाइन, पेरोक्सीडेज है, केटालेज है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है। ये क्या करते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। इसी तरह अगर हम विटामिन ई, विटामिन सी, ठीक है, अक्सर हम विटामिन सी की टैबलेट्स लेते हैं, विटामिन ई की टैबलेट्स लेते हैं, वो क्या करती हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती हैं। अब जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कि ये क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और आपके फ्री रेडिकल्स के आउटर शेल में, उनको ये इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। लेकिन इनका अपना ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चला भी गया है या दो इलेक्ट्रॉन चले भी गए हैं तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यानी कि अनस्टेबल नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम थी उसको आप क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो पहला हमने जो मैकेनिज्म देख लिया, हमने बात क्या की थी कि जो इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन है उसमें फर्स्ट आपका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स होगी। दूसरा क्या है कि जी, लॉस ऑफ कैल्शियम होम्योस्टेसिस एंड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। अच्छा, अब हम सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं कि वो कैसे इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस है, यानी कि जो नॉर्मली जो कैल्शियम का लेवल है, जब उसका लॉस होगा या फिर इनसाइड द सेल जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपकी सेल मेम्ब्रेन पे क्या इफेक्ट आएंगे। अच्छा, अब ये डायग्राम आप जरा ध्यान से देखें, इसमें क्या है कि आपके पास इनसाइड द कैल्शियम लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है, या तो जो इंजीरियस एजेंट है वो आया है, कोई आपको इंजीरियस स्टिमुलस आया है जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो बाहर से जितना भी कैल्शियम है वो इनसाइड द सेल मूव करेगा। अच्छा, पहली रीजन तो हमारे सामने ये वाली आ गई, इंजीरियस एजेंट की वजह से जो आउटसाइड द कैल्शियम है वो क्या होगा, इनसाइड द सेल मूव करेगा। इसी तरह जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उधर जो स्टोरेज है कैल्शियम की, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्टोरेज है वो कैल्शियम की, ठीक है, वो क्या होगी, इन द एब्सेंस ऑफ या डिक्रीज एटीपी लेवल। ये यहाँ से जो आपके पाम से जो कि एटीपी डिपेंडेंट थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इन दोनों तरीकों से भी आपके पास इनसाइड द सेल जो है वो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं, ये आपके सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब जब सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो सारे एंजाइम्स हैं आपके, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि नॉर्मली एक्टिवेट नहीं हुए होते। लेकिन जब भी आपके सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे देखें, अगर एटीपीएज एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, एटीपी की लेवल को कम कर देगा। इसी तरह फास्फोलाइपेज है, वो क्या कर देंगे, फास्फोलिपिड्स के लेवल को कम कर देंगे। तो फास्फोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इनका लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा। जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपका जो फंक्शन है मेम्ब्रेन का वो भी डिस्टर्ब होगा। इसी तरह जो प्रोटीएज है वो क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन किसकी करते हैं, आपकी मेम्ब्रेन की, ठीक है। इसी तरह जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं
उनको भी क्या करते हैं, उनकी भी डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। इसी तरह जो आपके क्या होते हैं एंडोन्यूक्लियस, ये क्या करते हैं, जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसकी क्या करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। अल्टीमेटली इन सारे फैक्टर से, इन सारे एंजाइम से आपकी क्या डैमेज हो रही है, मेम्ब्रेन। तो जब मेम्ब्रेन डैमेज होती है उसका जो फंक्शन है वो भी क्या होता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। इसीलिए हमने बात की कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो लॉस हो किसका, कैल्शियम होमियोस्टेसिस का, या फिर इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम हो, तो अल्टीमेटली आप किसकी तरफ जाते हैं, आप इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये क्या था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कि जब इंट्रासेलुलरली कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, एक्टिवेशन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन्स हैं, 30 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ये क्या करती हैं कि ये एक सिक्वेंशियल मैनर में काम करती हैं। सिक्वेंशियल मैनर में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये चलती हैं। ठीक है, तो जब स्टेप बाय स्टेप चलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक प्रोटीन एक्टिवेट हुई है तो वो दूसरी को एक्टिवेट करेगी, दूसरी अगर एक्टिवेट हो तो वो तीसरी को एक्टिवेट करेगी। तो इस तरह ये क्या है, एक ही सीक्वेंस में काम करती हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो आपकी क्या है, C5b, C6, 7, 8 एंड 9। ये जो आपकी प्रोटीन्स हैं ये मिलके क्या करती हैं, ये मैक बनाती हैं। ठीक है, ये इधर लिखा भी हुआ मैक। मैक का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये थी आपके पास है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन। इसके ऊपर इन सारी प्रोटीन्स ने मिलके क्या बनाया, इसके ऊपर इन्होंने मैक फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इन सब की क्या हो गई, बम्बारमेंट हो गई। ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थी और इसके ऊपर इन सब ने मिलके क्या किया, इन सारी प्रोटीन्स ने मिलके अटैक किया। जब अटैक किया तो जितना भी सेलुलर कंटेंट था आपके बैक्टीरिया के अंदर से वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा रिलीज हो जाएगा, बैक्टीरिया की हो जाएगी डेथ। क्योंकि देखिए जब सारा का सारा सेलुलर कंटेंट ही रिलीज हो गया तो अब बैक्टीरिया के पास सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि नॉर्मली तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऐसे काम करता है। लेकिन आपकी बॉडी को सिग्नल जाता है कि अब आपने अपना काम स्टॉप करना है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने अब स्टॉप होना है। ठीक है, लेकिन अगर ये बॉडी को सिग्नल नहीं जाता तो इसका मतलब अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन होगी थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो क्या करता है, जो आपकी अपनी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो सेल्फ मेम्ब्रेन होती है आपके सेल्स की, उसको ये क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनका डैमेज होता है तो ऑटोमेटिकली जो आपका अपना भी सेलुलर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप किसकी तरफ जाएंगे, आप इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है लाइसिस बाय एंजाइम्स है। अच्छा, इसमें अब देख लेंगे कोई एंजाइम आपका ऐसा रिलीज हो रहा है जिसकी क्या है, लाइपेज लाइक एक्टिविटी है। तो लाइपेज लाइक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो कि लिपिड्स क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। लिपिड्स किधर प्रेजेंट है, आपकी सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटेग्रिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो जब वो डिस्टर्ब हो रही है तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा। अच्छा, ये क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजियल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो आपके नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है। लेकिन नॉर्मली तो ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब इसको होती है, ठीक है, तो उसमें ये इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। ठीक है, काम करता है लेकिन इतना एक्टिवली नहीं करता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके डाइजेशन कर रहा होता है फूड कंटेंट की। लेकिन जब इसको मिलती है एनारोबिक कंडीशन, ठीक है, सपोज किसी पर्सन को हाइपोक्सिया हो गया, उसमें ये क्या करता है, एक्टिवली जो है काम करता है। इसकी एक्टिवली इसकी क्या होती है, डिवीजन होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ऐसे कुछ कंपाउंड रिलीज करता है जो कि क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जिनकी क्या होती है, लाइपेज लाइक एक्टिविटी होती है। वो क्या करेंगे, जबकि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स हैं उनकी क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन कर देंगे, डैमेज करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होगा और आप इसी तरफ जा रहे हैं इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन की तरफ। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है कि जी लाइसिस बाय वायरसेस, हीट, कोल्ड एंड सर्टेन केमिकल्स। अच्छा, ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ये क्या करते हैं, या तो आपकी जो स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी है उसका लॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सेलुलर फंक्शन है उनका लॉस करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली किसकी तरफ जाते हैं, आप इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन जो आपके केमिकल्स हैं उनका थोड़ा सा बस ये केस है कि इनके दो मैकेनिज्म के थ्रू काम कर सकते हैं। या तो जो आपका क्या होता है, जो आपकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट जो क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है, या तो उसके साथ कंबाइन कर जाती हैं। तो जिस तरह से उसने फंक्शन परफॉर्म करना है वो उस तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। ठीक है, जो आपका की कंपोनेंट है।
ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन में अल्टरेशन आ गई। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो फॉर्मेशन करते हैं किसकी, फ्री रेडिकल्स की, उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, केमिकल्स काज इंजरी बाय एडिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स बनने में ये करते हैं, ये मदद करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, सेल इंजरी काज करेंगे। सर ये सारे हमने पॉइंट्स किसके पढ़े हैं, इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन के। ठीक है, मैं ये फिर से ऊपर आपको दिखा देती हूँ कि हमने बात सेकंड मैकेनिज्म स्टार्ट किया था इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। पहला क्या था हमारा, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। अच्छा, अब इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कैसे हो रहा था, प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल से। ठीक है, दूसरा क्या था, लॉस ऑफ कैल्शियम होमेोस्टेसिस एंड इंक्रीज इंटरसेलुलर कैल्शियम। तीसरा इसमें क्या था, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी आपका क्या कर रहा था, इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कर रहा था। उसके बाद क्या था, लाइसिस बाय एंजाइम्स। ठीक है, ये भी क्या कर रहा था, आपका इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कर रहा था। इसी तरह लाइसिस बाय वायरसेस, हीट, कोल्ड एंड सर्टेन केमिकल्स, तो ये भी सारे क्या कर रहे हैं, इम्पेयर सेल मेम्ब्रेन फंक्शन कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा थर्ड जो मैकेनिज्म है वो हमारा क्या है जी, जेनेटिक अल्ट्रेशन। ठीक है, कि अगर कोई जो सेल है आपका, अगर उसमें जेनेटिकली डिफेक्ट आया है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका मतलब कि अगर जेनेटिकली डिफेक्ट आया है तो जो आपकी जो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं, जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम भी, कि जो कोलेजन है, आपकी केराटिन है, वो उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह कुछ आपकी ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोटीन्स होती हैं, इंजाइम्स होते हैं, ये आपकी क्या फंक्शन प्रोटीन्स। ठीक है, ये ठीक से काम नहीं करेंगी, तो जब ये काम ठीक से नहीं करेंगी तो ऑटोमेटिकली आप किस तरफ जाएंगे, सेल इंजरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, कुछ आपकी डीएनए की क्या रहती है, एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो वो एबनॉर्मेलिटीज किसकी वजह से आ सकती हैं, या तो आपको रेडिएशन से एक्सपोजर हो, ठीक है, या फिर आपको वायरसेस से एक्सपोजर हो, ड्रग से हो, केमिकल से हो। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, आपका जो डीएनए की जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो काज करते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी सेल के अंदर जेनेटिकली अल्ट्रेशन आती है, अल्टीमेटली वो किसकी तरफ जाता है, वो सेल इंजरी की तरफ जाता है। अच्छा, अब ये देखें, अगर आपके जो जेनेटिक अल्ट्रेशन होती है तो उसकी वजह से इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। पहला इसमें क्या है कि फेलियर ऑफ सिंथेसिस ऑफ वाइटल इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन, कि जो आपकी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स थी वो आपकी नहीं बनती हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, फेलियर ऑफ माइटोसिस इन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, आप देखें जब आपका बोन मैरो है उस उधर क्या होते हैं, आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, इन सब की फॉर्मेशन होती है। तो अगर वहां पे अगर आपकी जो माइटोसिस है, अगर उसका फेलियर हो गया, तो इसका मतलब कि जो ब्लड सेल्स से जो आपके रेड ब्लड सेल्स में जो सेल्स इन्वॉल्व थे उनकी क्या होगी, डिवीजन नहीं होगी। तो जब वो डिवाइड नहीं करेंगे तो इसका मतलब सेल का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स का नंबर। तो उसकी वजह से आप किसी तरफ जाएंगे, आप अनीमिया की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके क्या होते हैं, फेलियर ऑफ ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा, अब आपके जो सेल्स होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं तो उनको सिग्नल दिया जाता है कि बस अब आप में डिवाइड नहीं होना है। लेकिन अगर आपको, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रोटीन्स हैं वो ठीक काम कर रही हैं, लेकिन अगर उनका फेलियर हो जाए ड्यू टू जेनेटिक अल्ट्रेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो सेल को सिग्नल भी नहीं जाएगा कि आपने स्टॉप होना है। अब अगर सेल स्टॉप नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप किसकी तरफ जा रहे हैं, आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट वाला इसमें पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास, फेलियर ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इफेक्ट्स वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो आपको रिक्वायर्ड थे एंजाइम्स, ठीक है, जो प्रोटीन्स, आपको पता है कि जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर है। तो जो अगर एंजाइम जो आपको रिक्वायर्ड थे अगर वो नहीं बन रहे, आपकी बॉडी नहीं बना रही, तो इसका मतलब जिस भी बायोकेमिकल रिएक्शन में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी तो उससे इफेक्ट होगा। अब उस तरीके से आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं किसकी वजह से आ रहे हैं, जेनेटिक अल्ट्रेशन की वजह से आ रहे हैं। तो ये आपको किसकी तरफ चीजें लेके जा रही हैं, आपको सेल इंजरी की तरफ लेके जा रही हैं। लास्ट वाला हमारा मैकेनिज्म क्या है जी, फोर्थ वाला, मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट। ठीक है, तो डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब बिगाड़ पैदा हो जाए। ठीक है,
अच्छा, आप देखिए कि जो आपकी बॉडी है उसको दो तरह तरीके से एक्सपोजर मिलता है, या तो उसको एक्सोजिनस जो सोर्स है उससे एक्सपोजर उसका हो, या फिर उसका इंडोजिनस सोर्स एक्सपोजर हो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक्सोजिनस में क्या आ सकता है, आपके पास अल्कोहल आ सकती है, ड्रग्स आ सकती हैं, हैवी मेटल्स आ सकती हैं, या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो जब इनमें से किसी भी चीज से आपको एक्सपोजर होगा, तो अल्टीमेटली ये किसके साथ इंटरफेयर करते हैं, आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ। ठीक है। तो जब वो नहीं होंगे, ठीक है, उनके साथ इंटरफेरेंस होगी तो वो ठीक से काम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें क्या होगा, बिगाड़ पैदा होगा, और आप किसी तरफ जाएंगे, सेल इंजरी की तरफ जाएंगे। ये तो वो हो गया प्रोसेस कि जिसमें आपको एक्सोजेनस सोर्स से आपको स्टिमुलस मिल रहा है, आपको एक्सपोजर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या रहता है कि अगर आपकी बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाए किसकी, एंडोजेनस सब्सटेंसेस की। ठीक है। आप देखिए प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये हमें क्या चाहिए होते हैं, नॉर्मली सेल को फंक्शन करने के लिए चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, कि अगर ये जो आपकी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और प्रॉपर इनकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज रेट हो गया है इनकी मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, इनएडिकेट आपकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो आपके इंडोजिनस सब्सटेंसेस हैं ये सारे, ठीक है, इनकी क्या हो जाएगी, विद इन द सेंस एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से आप किसी तरफ जाएंगे, आप इंजरी की तरफ जाएंगे। ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है क्या, फैटी चेंज इन द लिवर। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो आपकी फैट की मेटाबॉलिज्म है जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती है। ठीक है। तो जिसकी वजह से फैट की क्या, तो डेपोजिशन और एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसी तरफ जाते हैं, फैटी चेंज इन द लिवर की तरफ आप जा रहे हैं, फैटी लिवर आपका बन जाता है। इस तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसकी, ग्लूकोज की। ठीक है। तो जो डायबिटिक लोग होते हैं उसमें बेसिकली क्या है कि जो आपका ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। क्यों इंक्रीज हो जाता है कि आपकी जो ग्लूकोज है वो प्रॉपरली उस तरह उसकी मेटाबॉलिज्म हो नहीं रही होती। ठीक है। तो जिसकी वजह से आप किसी तरफ चले जाते हैं, आप डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। तो हमने ये देख लिया कि जो मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट है वो भी कैसे आपको किसकी तरफ लेके चली जाती है, आपको सेल इंजरी की तरफ लेके चली जाती है। तो ये सारे मैकेनिज्म थे हमारा। सबसे पहला क्या था, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि इम्पेयर्ड सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, इसी तरह जेनेटिक अल्टरेशन, मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट। तो ये चारों के चारों जो मैकेनिज्म है ये अल्टीमेटली आपको सेल इंजरी की तरफ लेकर जाएंगे।